हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अंदर चैप्टर अ शॉर्ट रिवीजन। आधे घंटे के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें बेसिकली 5 चैप्टर्स है। ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, उसके अलावा क्या है, हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर हार्मोन वाला है ना, एंडोक्राइन वाला। ठीक है, 3 चैप्टर्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है इस सीरीज का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लिख लो टोटल जो है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से अगर आप डिवाइड करो 5 चैप्टर्स में या 6 चैप्टर्स में, तो मतलब हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन मतलब आ गया लगभग 12 मार्क्स। 8 से 12 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। अब एक एक करके मैं सारी वीडियोस डालूंगा एक दिन के इंटरवल पे, और आप इन वीडियोस को देख लीजिए। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एज पर द नीड पर्सपेक्टिव। सारे क्वेश्चन मैं इसमें कवर करवा दूंगा। ठीक है, जितना भी क्रक्स है पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी के बाद, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ है। इसके बाद क्वेश्चन लगाओ, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस लेने की वजह से तो बॉडी में ना 2 गैसेज होती है बेसिकली, CO2 और O2। इनके बीच में एक्सचेंज होता है। एक जाती है, एक आती है, एक बाहर निकलती है, एक अंदर जाती है। क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का दूसरा नाम क्या है, क्या साइंटिफिक नेम है इसका? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। जो न्यूट्रिएंट्स, जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स जब टूटते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? चलने फिरने, खाने पीने, नहाने धोने, इन सारे कामों में यूज़ करते हैं। ठीक है, हर काम में हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग का मतलब सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, लेमैन टर्म्स में ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना या सांस छोड़ना। सांस का अंदर या बाहर। सांस कौन है? सांस वो वाली सांस नहीं, यहाँ पे सांस का मतलब है हवा। कौन सी हवा? O2 और CO2। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस इन द सेल। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में। CO2 कहाँ पे है? बॉडी के अंदर है। तो CO2 बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। तो CO2 को कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन हम बॉडी को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा? अंदर आएगा। जो एक्सचेंज हुआ एनवायरनमेंट से ह्यूमन बॉडी का, CO2 लिया और ऑक्सीजन दिया, यही क्या कहलाया? ब्रीदिंग कहलाया। कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीदिंग करता है? तो अलग अलग में अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। लाइक जनरल बॉडी सरफेस। सबसे पहली बात है कि जनरल बॉडी सरफेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। जो बॉडी की जो सरफेस है उसी के थ्रू अंदर बाहर होता है हवा का। प्रोसेस क्या होगी? डिफ्यूजन होगी। कहाँ, किस में होता है ये होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। लोअर इन्वर्टिब्रेट, स्पोंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म का दूसरा नाम क्या होता है? प्लेटी हेलमिंथिस। कैसा है? एसिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स, याद है? मैं साथ साथ रिवाइज करते जाता हूँ। ठीक है, स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल्स। तो कुछ कैसे करते हैं? स्किन से करते हैं या फिर मॉइस्ट क्यूटिकल से। याद करिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर अगर स्किन से हो तो क्या कहा जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक, जनरल बॉडी सरफेस एक अलग चीज़ है एंड स्किन एक अलग चीज़ है। स्किन से हो तो क्यूटेनियस। कौन कराता है? एम्फीबियन। एग्जाम्पल क्या होगा? फ्रॉग, अर्थवॉर्म, लीच। उसके अलावा ट्रेकियल ट्यूब्स का मतलब क्या होता है? ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया इज अ विंड पाइप। तो ट्रेकिया से कौन कौन करता है? इंसेक्ट्स करते हैं, सेंटीपिड्स, मिलीपिड्स एंड स्पाइडर्स करते हैं। फिर आता है गिल्स। गिल्स का मतलब जो गल्फर्स होते हैं ना फिशेस के, अगर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो तो उसे कहा जाता है ब्रेकियल रेस्पिरेशन। और अगर वही लंग्स के थ्रू हो तो उसे कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये वर्ड्स बड़े ध्यान देना। गिल्स से हो तो ब्रेकियल, लंग्स से हो तो पल्मोनरी। तो गिल्स से कौन करेगा? जो पानी में रहेगा, फिशेज, टैडपोल्स एंड प्रॉन्स। और लंग्स से कौन करेगा? जो ज़मीन पे रहेगा, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स। ये था फर्स्ट पार्ट जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले ये डायग्राम देख लिया जाए। डायग्राम से ही अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? सबसे ऊपर क्या है? एपिग्लोटिस। उसके बाद है लेरिंग्स। लेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। उसके नीचे क्या आता है? ट्रेकिया आता है। ट्रेकिया आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसे क्या कहा जाता है? ब्रोंकस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्रोंकस कहा जाता है। नाउ अभी साइड, अब ये है ढक्कन। ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन, दिस इज द फ्लैप। इस ढक्कन को खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा, वो ये वाला डायग्राम है। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलो देखते हैं कैसा दिखेगा। जैसे ही हम लोग ने देखा तो ये यहाँ से आया ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकस में। ठीक है, अब ब्रोंकस किस में डिवाइड होगा? अब ब्रोंकस डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में। आगे गया ब्रोंकस तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ऐसे करके 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कैसे होगा मैं आगे बता दूंगा।
अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जो लेयर है इसे कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? एक्सटर्नल आउटर प्लूरल और इंटर प्लूरल, और बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और ये जो स्पेस है बड़ा बड़ा सा, ये जो राउंड सर्कुलर स्पेस है, इन्हें क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। आगे आप पढ़ेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है? ये जो एल्वियोलाई होती है ना, इसका साइज़ कैसा होता है? बढ़ जाता है। एल्वियोलाई अगर नॉर्मली ऐसी है तो, है ना, ऐसी होती है एल्वियोलाई, ऐसी ऐसी कुछ होती है, तो एम्फाइसीमा में क्या होगा? यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगी, फिर नॉर्मल ऐसी रह जाएगी, या फिर पूरे में ही बढ़ जाएगी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कैसे कैसे बढ़ी है। एम्फाइसीमा 4 तरह का होता है, ये हायर क्लास में आप देखोगे। हायर क्लास में भी कहाँ देखोगे? जब आप एमबीबीएस में जाओगे, एमबीबीएस में जब सेकेंड ईयर में जाओगे, पैथोलॉजी पढ़ोगे, लंग्स पढ़ोगे, वहाँ की बात है ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आ गया सब कुछ समझ में? स्ट्रक्चर सारे देख लिए, ठीक है। लंग्स देख लिए दोनों। लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है कार्डियक नॉच कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा हार्ट। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है डायफ्राम, ये इसको कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम इज अ स्ट्रक्चर जो अलग करता है एब्डोमेन को, मतलब पेट वाला जो पार्ट है उसको, किससे? थोरैसिक पार्ट से। कौन सा पार्ट है? थोरैसिक पार्ट है, ठीक है। कौन अलग करता है? डायफ्राम अलग करता है, ठीक है। अब देखिए वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करते हैं, तो इसका इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एयर पैसेज, एयर ट्रैक्ट एंड लंग्स, ठीक है। अब जो है अब दो पार्ट है। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा कौन सा होता है? लंग में जो है दो पार्ट होता है, वन इज कंडक्टिंग पार्ट, क्या कहलाता है, क्या होता है कंडक्टेड पार्ट? ठीक है, जो एयर का जो पैसेज है, हवा कैसे अंदर जाएगी अभी हम वो देखेंगे। कंडक्टेड पार्ट विच ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई, जो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? CO2। कहाँ तक पहुँचा रहा है उसको? एल्वियोलाई तक। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, टेम्परेचर उसका कम करता है और उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी टेम्परेचर पर तो लेके आना पड़ेगा। तो इस सारा काम कहाँ पे हो रहा है? कंडक्टिंग पार्ट में हो रहा है। कंडक्टिंग पार्ट शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल, ये जो नाक के जो दो ओपनिंग्स है, नेजल ओपनिंग्स, फिर नेजल पैसेज, नाक वाला जो पैसेज है, फिर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से होते हुए कहा जाता है ये फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहाँ पे पहुँचता है? ये ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से कहाँ पहुँचता है? ग्लॉटिस से अंदर हुआ एपिग्लॉटिस। क्या होता है? एपिग्लॉटिस इज द कवर ऑफ ग्लॉटिस। फिर यहाँ पहुँचता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? ये ट्रेकिया में। कहाँ पहुँचा? ट्रेकिया में पहुँच गया। उसके बाद कहाँ जाता है? ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल में। दो पार्ट डिवाइड हुए थे ब्रोंकस के, प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर उसके बाद अगर देखा जाए दिस प्राइमरी ब्रोंक्यूल, अब अगर मैं यहाँ तक रखूँ तो यहाँ से फिर ये दो हो गए, दीज आर द सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, तो फिर क्या हुआ? सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद ब्रोंकाई 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 खत्म, अब ब्रोंक्यूल्स पे आ जाओ। तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद क्या आ जाएगा? फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और देन एल्वियोलर डक्ट, लास्ट वाला होता है एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, गिव राइज टू मैनी थिन मस्कुलर एल्वियोलाई। तो एक जो ब्रोंक्यूल होता है टर्मिनल, उससे कई सारी एल्वियोलाई बनती है, एक बनेगी, दो बनेगी, तीन बनेगी, चार बनेगी, कई सारी बन सकती है एल्वियोलाई, ठीक है। अब उसके बाद देखो द कार्टिलेजिनस लैरिंग्स, लैरिंग्स किसका बना है? कार्टिलेज का, विच इज क्या है? साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स, हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। किस काम में आप आता है? साउंड प्रोडक्शन में काम आता है। दिस एप्पल लाइक स्ट्रक्चर इज वॉट? लैरिंग्स। ड्यूरिंग सॉलोइंग, जब हम कुछ निकलते हैं, ठीक है, तो दिस
तो एपिग्लॉटिस क्या है? इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। फ्लैप का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है, पट्टा टाइप का। क्लोज ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द फूड एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। इसलिए कहा जाता है खाना खाने के टाइम में बोला नहीं जाता, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो सांस ऊपर नीचे होगी, सांस ऊपर नीचे होगी तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा? खुल जाएगा, एपिग्लॉटिस खुल जाएगा। और अगर हम साथ साथ खाना खा रहे हैं तो खाना कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप की जगह विंड पाइप में वो खाना कहाँ से बाहर फेंका जाता है? रहेगा, कभी नाक से चावल निकल जाता है या फिर नाक से खाना निकल जाता है। तो क्यों निकल जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए कहा जाता है खाना खाने के टाइम बोलना नहीं चाहिए, ताकि एपिग्लॉटिस जो है उससे ग्लॉटिस कवर्ड रहे और खाना कहाँ ना जाए? विंड पाइप में ना जाए। क्लोज द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रेकिया, ऑल ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग। तो हाँ, तो रिंग्स कहाँ तक प्रेजेंट है? रिंग्स है ट्रेकिया में, प्लस ब्रोंकाई, सारी ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्लस इनिशियल ब्रोंक्यूल, नॉट द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहाँ तक कौन सी है? कार्टिलेजिनस रिंग्स है। किस कार्टिलेज की बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की। यहाँ पे लिख लो, रिंग बनी होती है किसकी? हाइलिन कार्टिलेज की, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब उसके बाद लंग्स के ऊपर आ जाओ। ये लंग्स क्या है? लंग्स कैसा दिखता है? ठीक है, तो लंग्स सिचुएटेड इन अ थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर में कहा था थोरेक्स वाला जो पार्ट, दिस चैम्बर इज कॉल्ड थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, इसमें है, ठीक है, एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। और किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? रेस्ट कर रहा है ये डायफ्राम के ऊपर। मैं चलो एक बार दोबारा मिटा के फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, हाफ रिंग्स वाला जो बात है, दिस बात इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि हाँ, दिस इज़ द थोरेसिक चैम्बर, ठीक है, दिस इज़ द थोरेसिक चैम्बर। किसके ऊपर लंग है? किसके ऊपर बैठा हुआ है? क्या है इसका स्पेस? बेस। डायफ्राम इज द बेस, है ना। तो राइट लंग हैज़ 3 लोब एंड लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब, ठीक है। उसके बाद लंग इज कवर्ड बाय ए डबल लेयर, मैंने कहा था प्लूरा, बाहर वाली पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली विसरल प्लूरा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो बाहर वाली पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली विसरल प्लूरा। अब जो ये जो दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? ठीक है, लुब्रिकेट करता है द सरफेस ऑफ द लंग एंड प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। अब मान लो ये है तुम्हारी बोन्स, ठीक है, रिब्स, और उससे जस्ट बिल्कुल चिपकी हुई है बाहर वाली मेम्ब्रेन। अब अगर अंदर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल इसके कांटेक्ट में होती, तो जब हम सांस लेते या छोड़ते तो ये लंग्स ऊपर छोटा बड़ा होता, तो बार बार क्या होता? फ्रिक्शन होता। इसीलिए दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या भर दिया गया? फ्लूइड भर दिया गया, ताकि जो फ्रिक्शन हो वो क्या हो जाए? कम हो जाए, आराम से वाटर के अंदर, पानी है, लिक्विड है, वो फ्लूइड है, उसमें जो है लंग्स आराम से वो हो सके। वरना लंग्स क्या होता वो फ्रिक्शन होने लग जाती, ठीक है, और मेम्ब्रेन फट सकती थी। तो लंग्स किस चीज़ से बना है? तो लंग्स क्या किसे कहते हैं? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई मिलकर क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2 पार्ट कौन कौन से हो गए? वन इज कंडक्टिंग पार्ट, जो हमने पहले देखा, जहाँ पे एयर का कंडक्शन हो रहा है। देन अदर पार्ट इज रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट वो वाला पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होगा। 2 पार्ट कौन सा? पहला पार्ट इज कंडक्टिंग पार्ट, जो हवा को लेके जाएगा कहाँ से? एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक। और एल्वियोलाई और उसके आगे की जो चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे वो कौन सा पार्ट होगा? वो रेस्पिरेटरी पार्ट होगा। एल्वियोलाई आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग। तो लंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। इसके बाद आ जाइए, अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन होता कैसे है? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन की जो स्टेप्स है इसमें बेसिकली है 5 चीज़ें। कौन कौन सी 5? सबसे पहला है पल्मोनरी। मैंने कहा था पल्मोनरी वर्ड इसके लिए होगा, यूज़ होगा लंग्स के लिए। वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग, ठीक है। उसका तो सबसे पहले सांस लेना या छोड़ना, ब्रीदिंग का गया। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, उसके बाद गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होगा? गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड। अब जो एल्वियोलाई है, ठीक है, अब इस एल्वियोलाई के बगल से ना जस्ट कौन सी क्या निकलती है? माइन्यूट कैपिलरीज निकलती है, ब्लड कैपिलरीज निकलती है। और उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है या CO2 होता है। तो एल्वियोलाई और उसके बीच में ना एक्सचेंज होता है। CO2 जो होता है वो ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाता है? एल्वियोलाई के अंदर। और O2 जो होता है वो एल्वियोलाई से किसके अंदर आता है? ब्लड के अंदर, है ना। तो ये काम होता है, यही होता है गैसियस एक्सचेंज। अब मान लो जैसे ही अब ऑक्सीजन था जो कहाँ था? हमने
सांस ली, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंचा, अब एल्वियोलाई से कहाँ आ गया, वो ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड से कहाँ पहुंचेगा, वो सेल्स के पास पहुंचेगा, जहाँ पे सेल्स उसको यूज़ करेगी और उसको यूज़ करके क्या करेगी, अपने फंक्शंस करेगी, और फंक्शन करने में क्या रिलीज़ करेगी, CO2 रिलीज़ करेगी, और CO2 क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है तो उस CO2 को ब्लड दोबारा लेकर आएगा कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स में कहाँ लेके आएगा, एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई के पास से फिर दोबारा वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाएगी और एल्वियोलाई से बाहर हो जाएगी। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में, ब्लड से सेल में, सेल ने अपना ऑक्सीजन यूज़ करा, खाना पीना अपना फंक्शन करा, फंक्शन के बाद CO2 गैस रिलीज हुई, अब गैस किसी काम की नहीं है तो उसको दोबारा ब्लड में लोड किया गया, वो दोबारा ब्लड के थ्रू कहाँ पे आई, एल्वियोलाई में आई, और एल्वियोलाई में दोबारा उसका डिफ्यूजन हुआ ब्लड से एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से बाहर, CO2 बाहर और O2 अंदर। और ये सारा काम कैसे होता है, प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से हवा कहाँ भागेगी, जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ उधर की तरफ। इस पूरी प्रोसेस को हम देखेंगे। तो दूसरे स्टेप समझ में आ गया, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग एंड ब्लड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट बता दिया मैंने कि ब्लड के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद गैशियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अभी मैंने क्या बोला कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कहाँ लेके जा रहा है, सेल्स के पास, तो सेल्स का मतलब टिश्यूज़ के पास। अब ब्लड से वही ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जाएगा। तो एट द एंड ऑक्सीजन जो कि आसमान में था, एनवायरमेंट में था, वो कहाँ पहुँच गया, हमारी बॉडी की टिश्यू में, और वहाँ जाके क्या करेगी, फिर टिश्यू से यूज़ करेगी और अपना फंक्शन करेगी, और उस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद एक गैस बनेगी। वो कौन सी गैस बनेगी, CO2, जो टिश्यू के किसी काम की नहीं है, तो टिश्यू का वेस्ट है वो, तो टिश्यू क्या करेगी, उसको दोबारा लोड कर देगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड दोबारा उसको कहाँ लेके आ जाएगा, एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में। और फिर उस CO2 को कौन लेता है, प्लांट लेता है, और प्लांट उससे क्या रिलीज करता है, O2 लेता है। तो मतलब हम और प्लांट कैसे कनेक्टेड है, प्लांट का जो वेस्ट है वो हमारे लिए लाइफ है, और हमारा जो वेस्ट है वो प्लांट के लिए लाइफ है। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद फिर सेलुलर टिश्यू रेस्पिरेशन, मतलब वही यूज़ ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ यूज़ ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। तो 5 चीज़ें, सांस ली, हवा घुसी, एक्सचेंज हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्सचेंज हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, लंग और एल्वियोलाई और ब्लड के एंड पे, दो जगह एक्सचेंज होगा, एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई एंड ब्लड, एंड एट द लेवल ऑफ ब्लड एंड टिश्यू। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो पांचों स्टेप समझ में आ गए। हम ये करके पांचों स्टेप्स देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, एक्सपिरेशन मतलब सांस छोड़ना। जब हवा अंदर जाएगी तो इंस्पिरेशन कहलाएगा, और जब हवा बाहर जाएगी तो एक्सपायरेशन कहलाएगा। जब इंस्पिरेशन होगी तो कौन सी हवा जा रही है, CO2। जब हम एक्सपायरेशन हो रही है तो कौन सी हवा बाहर जा रही है, सॉरी, जब इंस्पिरेशन हो रही है तो कौन सी हवा अंदर जा रही है, O2। और जब एक्सपायरेशन हो रही है तो कौन सी हवा बाहर जा रही है, CO2। तो हम एक करके दोनों प्रोसेस देखते हैं कि क्या, जब हम एक बार इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही होती हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो स्टार्ट विथ इंस्पिरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज इंस्पिरेशन? एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। तो एटमॉस्फेयर से लंग्स के थ्रू, ठीक है, इनटेक ऑफ एयर, एयर का लेना कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, कहाँ में, लंग्स के अंदर, क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। जब एयर कहाँ, और एक्टिव, याद रखना एक्टिव लिखा है यहाँ पे। तो इंस्पिरेशन इज कैसी प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब हमें ATP देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना इज एक्टिव प्रोसेस में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ATP खर्च करनी पड़ती है। ड्यूरिंग दिस क्या क्या होता है, जो डायफ्राम हमने देखा था, नॉर्मल डायफ्राम कैसा होता है, ऐसा होता है। डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फ्लैट हो जाएगा। तो पहले कैसा था, डोम शेप था, अब कैसे हो गया, फ्लैट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉजिंग एंड इंक्रीज, अब जैसे जैसे, अब मान लीजिए पहले जो एरिया था वो इतना था, है ना, डायफ्राम इतना था तो एरिया इतना ही था ना। लेकिन अगर डायफ्राम सीधा हो जाए तो एरिया तो बढ़ जाएगा। तो कॉजिंग इंक्रीज इन वर्टिकल थोरैसिक वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे एंड पीछे। ठीक है, ऊपर नीचे का जो एक्सिस होता है क्या कहलाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, उसमें क्या करता है, एरिया बढ़ाता है लंग्स के अंदर ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर ले सके। ठीक है, और क्या क्या होता है, उसके अलावा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल
जिसकी वजह से लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो वॉल्यूम का इंक्रीज कैसे हुआ? दो एक्सिस में हुआ। पहला था एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, दूसरा है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायफ्राम। क्या हो रहा है डायफ्राम का? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वहीं डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में अगर हम बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम को तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मसल्स। कौन सी मसल्स? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। उसका क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मसल्स कहाँ होती है? रिब्स के बीच में होती है, जो उस रिब्स को उठाती है और स्टर्नम को उठाती है। स्टर्नम कौन सी होती है? जो सबसे मिड फ्लैट बोन जो होती है, ठीक है, वो होती है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम जिससे रिब्स कनेक्टेड होती है आई की तरफ, ठीक है, उन्हें कहा जाता है स्टर्नम। उस बोन को कहा जाता है स्टर्नम। तो स्टर्नम से, ठीक है, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, तो इससे क्या होगा? थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर में बढ़ा और डॉर्सोवेंट्रल में, मतलब लंबाई में भी बढ़ा और चौड़ाई में भी बढ़ा। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एंटीरियर पोस्टीरियर के कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है। कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। और डॉर्सोवेंट्रल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, है ना। वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अरे जगह बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा ना। अब मान लीजिए एक कमरा है जिसमें 10 लोग आ सकते हैं। अब अगर उस कमरे में मैं डाल दूँ 20 लोग तो प्रेशर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जगह कम है। लेकिन अगर मैं जगह बढ़ा दूँ तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो भाई जगह बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, याद रखना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। सो लंग एक्सपेंड हो गया तो मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर अंदर का कम हो गया। बाहर के कंपैरिजन में तो मैंने क्या कहा था? हवा का प्रेशर, हवा कहाँ से कहाँ चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा और लंग के अंदर का प्रेशर कम। तो हवा कहाँ आई? बाहर से अंदर। दस पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज इज रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो पल्मोनरी का मतलब लंग के अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, टू लेस देन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। सो एयर मूव्स इन तो एयर कहाँ पे आ गई? अंदर आ गई। सांस ले ली, हम सांस छोड़ेंगे। छोड़ते टाइम कौन सी हवा जाएगी? CO2 जाएगी। आई कौन सी है? O2। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? सबसे पहली बात एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव का मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी एक्सपायरेशन में। वहीं इंस्पायरेशन कैसा था? एक्टिव प्रोसेस था, एनर्जी खर्च हो रही थी। ये कैसा प्रोसेस है? पैसिव है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कौन से एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर में। तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कौन से एक्सिस में? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, क्या हुआ? थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा। आया समझ में? और इंट्रा पल्मोनरी जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, इंक्रीज इन वॉल्यूम रिड्यूस द प्रेशर, इंक्रीज इन वॉल्यूम रिड्यूस द प्रेशर, जिसकी वजह से लंग एक्सपैंड हो गया। तो एक्सपैंड का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो इनका प्रेशर क्या हो गया? लेस हो गया देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एयर मूव इनटू द लंग। ठीक है, अब ये क्या है? एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग। लंग से एयर का बाहर निकलना। ड्यूरिंग दिस अब कौन सी मसल आएगी? वहाँ थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, यहाँ पे आएगी इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स। जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड था अब वो दोबारा रिलैक्स होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टेड था जब ये रिलैक्स होगा दोबारा ये अपनी शेप एक्वायर करेगा। जैसे ही अपनी शेप एक्वायर करेगा तो ये जो लंग पहले इतना बड़ा दिख रहा था अब ये लंग के में छोटा दिखेगा। ये एरिया क्या हो गया? लंग का कंपैरेटिवली कम हो गया ना, एरिया कम हो गया। ठीक है, आया समझ में? एरिया कम होता हुआ दिखा सामने। ठीक, कॉजिंग द डिक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा बाहर के कंपैरिजन में। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ेगा बाहर के कंपैरिजन में तो हवा कहाँ जाएगी? अंदर से बाहर। तो ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स भी काम में हेल्प करती हैं। नॉर्मली तो इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करती है, बट अगर हम कोई चीज़ फोर्सफुली कर रहे हैं, फोर्सफुली सारी हाथ अंदर की हवा बाहर फेंक रहे हैं तो कौन सी मसल हेल्प करती है? एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। आया समझ में? उसके बाद इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। और एब्डोमिनल मसल कब आएगी? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम नॉर्मली कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कितना रहता है और किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, जब एक आदमी नॉर्मली सांस ले रहा है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ या अभी तुम बैठे हुए हो, तो तुम नॉर्मली जो सांस ले रहे हो एक बार में, एक ब्रीथ जो तुम ले रहे हो,
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मली एक ब्रीथ में कितना इंस्पायर करता है एक आदमी या कितना एक्सपायर करता है, तो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली जो इंसान कर रहा है, जैसा हम बैठे हुए नॉर्मली, तो हम 500 ml ले रहे हैं और 500 ml छोड़ रहे हैं एक बार में, और हम कितने बार ब्रीथ करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं 12 से 16 बार इन 1 मिनट। तो 12 इंटू 500 होता है 6000, 16 इंटू 500 16×5 = 80 होता है 8000। तो 1 मिनट में हम 6000 से 8000 ml ऑफ हवा अंदर बाहर कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम। कितना है, 500 ml जो हम एक बार में लेते हैं या एक बार में छोड़ते हैं नॉर्मल, हमें ना हम फोर्स लगा रहे हैं ना हम रोक रहे हैं, नॉर्मली जो हम कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है IRV। व्हाट इज़ IRV? IRV इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लीमेंटल वॉल्यूम भी कहते हैं, एयर भी कहा जाता है। ये होता है कि आपने आराम से सांस ली एक बार, कितना अंदर गया, 500 गया, उसके अलावा पूरी ताकत लेकर अगर आप सांस लो उसके अलावा, तो और कितना खींच सकते हो अंदर, तो वो होता है 2500 से 3000 ml। ये क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी इंस्पायर। मैं नॉर्मली ली, नॉर्मल ले ली, उसके बाद मैं फोर्सफुली ले रहा हूँ, तो नॉर्मली 500 गई, और उसके अलावा मैं और कितनी ले सकता हूँ, 2500 से 3000 ml ले सकता हूँ। तो क्या कहलाती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वही होती है। अब मैंने नॉर्मल छोड़ी कितनी, 500 छोड़ी, मैं लेता भी तो नॉर्मली 500 ही हूँ और छोड़ता भी तो नॉर्मली 500 ही हूँ, जो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। तो अगर मुझे ज़्यादा खींचनी पड़ी तो मैं कितनी एक्स्ट्रा खींच सकता हूँ, 2500 से 3000। और अगर मुझको छोड़नी पड़ जाए, नॉर्मल छोड़ने के बाद थोड़ा और बोले कि और छोड़ो बाहर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो मैं कितनी कर सकता हूँ, सिर्फ 1000 से 1100 ml। खींचने को मैं 2.5 लीटर खींच सकता हूँ, लेकिन छोड़ता कितना हूँ, सिर्फ 1 लीटर या फिर 1.1 लीटर। और जब मैं ये छोड़ रहा होता हूँ तो कौन सी मसल्स मेरे को हेल्प करती है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। उसका आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का वो हवा जो हमेशा लंग्स के अंदर रहती है, अगर वो हवा लंग्स में ना रहे तो क्या लंग्स फूला हुआ रहेगा, मिनिमम तो एयर रखनी पड़ेगी ना, उसके अंदर तो कोलैप्स कर जाएगा। जैसे हमारा टायर है, और जब साइकिल के पंचर में टायर निकलता है, टायर का तो कोलैप्स कर जाता है, ज़मीन पे बैठ जाता है ना बिल्कुल, उसकी वॉल्स चिपक जाती है, तो कहते हैं कोलैप्स करना। तो बट हमारे लंग्स तो कोलैप्स नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि एक अमाउंट है जिस अमाउंट की हवा हमेशा उसके अंदर रहती है, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। वो हवा कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। मैंने पूरी जान ला के बाहर सांस छोड़ दी, तो मेरे साथ तो अंदर सांस नहीं रहनी चाहिए, नहीं, स्टिल अंदर हवा रहेगी, और कितनी रहेगी, 1 लीटर रहेगी। तो मैंने खींची कितनी थी, 2.5 से 3, लेकिन मैंने छोड़ी कितनी थी जोरदार, जब मैंने फोर्सफुली छोड़ी थी, सिर्फ 1 से 1.25। तो वो जो बची हुई 1 से 1.25 थी, वो वहीं रह गई थी अंदर, किस फॉर्म में, रेजिडुअल वॉल्यूम की फॉर्म में। उसके बाद आती है कुछ कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ नहीं है, जब हम वॉल्यूम्स को काउंट वो करेंगे, ऐड करेंगे, तो कैपेसिटी बन जाएगी, कितनी पावर, कितनी कैपेसिटी है बंदे की। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब व्हाट इज़ द कैपेसिटी, हम कितनी, क्या कैपेसिटी है हमारे लंग की, कितना इंस्पायर कर सकते हैं। सबसे पहले हम टीवी इंस्पायर कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम जो 500 है, प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो टीवी 500 प्लस IRV 2500 से 3000, तो आंसर आ गया 3000 से 3500। आया समझ में, जम गया। अब एक्सपायरेटरी मतलब हम छोड़ कितनी सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम टाइडल छोड़ेंगे नॉर्मली, 500 छोड़ी। फिर हम कितनी छोड़ सकते हैं, उसके अलावा हम क्या छोड़ेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो 1000 से 1100। तो जब 1000 से 1100 में 500 जोड़ेंगे तो 1500 से 1600 आंसर आ जाएगा। तो आंसर दिखा 1500 से 1600, समझ में आया। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज FRC मतलब क्या है, फंक्शनल कैपेसिटी कितनी है ना, लंग वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली अगर हमने एक्सपायर कर दिया, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम 500, तो अंदर क्या क्या बच गया। पहली बात कि हमने फोर्सफुली इंस्पायर नहीं किया था ना हमने, नॉर्मली हमने एक बार सांस छोड़ी। अभी हम और कितनी छोड़ सकते हैं, जितनी अंदर है, तो फंक्शनल है ना, तो अंदर क्या है, ERV है और RV है। RV कोई बाहर निकलती नहीं है, ERV हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम जोर से सांस छोड़े तो।
पूरी जान लगा के। तो कितनी होती है, आर वी 1100 से 1200 और ई आर वी भी 1100, 1000 से 1100, तो जोड़ लो 1000 प्लस 1100 तो अंतर 2100 से 2300 आ जाएगा आंसर। ये रहा 2100 से 2300, आया समझ में। अब वाइटल कैपेसिटी, अब इन सारी जो वॉल्यूम्स है, कौन कौन सी वॉल्यूम जो अंदर बाहर कर सकती है, एक तो ऐसी कि जो बाहर ही नहीं जा सकती रेजिडुअल, उसको छोड़ने के बाद कौन सी है जिसको हम अंदर बाहर कर सकते हैं, वो कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। तो टोटल 3 है जो अंदर बाहर हो सकती है, टीवी अंदर बाहर हो सकती है, आईआरवी अंदर हो सकती है फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ईआरवी बाहर हो सकती है फोर्सफुल। तो टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, तो इसका आंसर आएगा 3500 से 4500। कैलकुलेट कर लेना अब। वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जिसका लेन देन हो सकता है। रेजिडुअल का लेन देन हो नहीं सकता है, तो वो तो इसमें इंक्लूड होगी नहीं। उसके बाद आता है टोटल लंग कैपेसिटी, और एक लंग की कितनी कैपेसिटी है, बड़ा आसान है, सारी हवाओं को जोड़ दो। आरवी ऑलरेडी उसके अंदर ही है, और ईआरवी भी उसके अंदर है, फिर टीवी है, फिर आईआरवी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं आरवी और ईआरवी और टीवी को जोड़ दूं तो ये ईसी कहलाता है, अभी हमने देखा, सॉरी वीसी कहलाता है, अभी हमने ऊपर देखा है ना। तो वीसी, तो अगर मैं इसको प्लस आरवी कर देते हैं हम इसको, है ना। अगर मैं ई आर वी, टी वी और आई आर वी को जोड़ दूँ तो ये वी सी कहलाता है वाइटल कैपेसिटी, और अगर मैं इसमें आर वी जोड़ दूँ तो टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। आया समझ में दोनों लाइन, बड़ी आसान सी है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, पार्ट देखते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकाई नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, सो कॉल्ड डेड स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट इज डेड स्पेस, ठीक है, वो हिस्सा जहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैस का, उसे कहा जाता है डेड स्पेस। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकाई तक क्या कहलाएगा, डेड स्पेस। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है। एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है। एल्वियोलाई इज द लास्ट पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड डेड स्पेस। बट जो डेड स्पेस होता है, इसके अंदर भी 150 ml हवा होती है। कितनी हवा होती है इसके अंदर, एयर होती है डेड 150 ml। अब रेस्पिरेटरी साइकिल में अब रेस्पिरेटरी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, एक रेस्पिरेटरी साइकिल। 1 मिनट में हम कितनी रेस्पिरेटरी साइकिल करते हैं, 12 से 16 करते हैं। 12 से 16 बार, कोई 12 बार लेता है, कोई 16 बार। जो डिवाइस इसको नापती है उसे क्या कहते हैं, स्पायरोमीटर कहा जाता है, जो रेस्पिरेटरी रेट को नापती है। इसके बाद हम देखेंगे गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे है। हमने देखा था कि गैसेस का एक्सचेंज जो है 2 जगह पे होता है। पहले तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है, फिर जब ब्लड उस O2 को लेके पहुंचता है, पहले तो एल्वियोलाई से O2 आया ब्लड के अंदर, फर्स्ट टाइम पहला स्पॉट जहाँ पे हुआ। फिर जब ब्लड उस O2 को लेके गया टिश्यू के पास जहाँ पे उसका काम है, फिर वहाँ पर भी तो ब्लड निकल के वो टिश्यू में जाएगा, तो एक्सचेंज एक बार वहाँ पे होता है। तो पर्टिकुलरली एक्सचेंज जो है वो 2 जगह पर होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच फर्स्ट, ब्लड और टिश्यू के बीच सेकेंड। तो हम इन दोनों को एक करके देखते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज हमने देख लिया 2 तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में कैसे होता है। तो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। तो प्राइमरी साइट कहाँ कौन है, एल्वियोलाई पहले होगा यहाँ पर, फिर होगा यहाँ पर। तो पहले एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे होता क्या है, CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज्ड बाय द प्रोसेस। किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किस तरह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन से। किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ पे कितना होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। प्रेशर्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। द पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर में एक का कितना होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। आपने सॉल्यूशन चैप्टर सर्च पढ़ा होगा ना कि पी पे है ना, P1 प्लस पी है ना, P1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू P1 अपॉन P1 प्लस P2 वाला जो रिलेशन है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12, उसके जैसा ही है कुछ ये सेम। तो गैसेस का मिक्सचर, मान लीजिए एक मिक्सचर ऑफ गैस है जहाँ पे 2 गैस है A और B। तो A का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो A का पार्शियल होगा PA अपॉन PA प्लस PB। A का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो बस वैसे ही, तो एक का जो प्रेशर होता है उसे क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे O2 और CO2। तो O2 का पार्शियल प्रेशर क्या कहलाएगा, PO2, और क्या कहते हैं CO2 क्या कहलाएगा, PCO2।
तो रेस्पिरेटरी गैसेज जो है तो किसका कहाँ पे होता है, और मैंने क्या कहा था कि मूवमेंट जो होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। इसीलिए जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में कितना 159 और एल्वियोलाई में कितना 104, तो एटमॉस्फेयर से कहाँ पहुँचा, एल्वियोलाई में पहुँचा। अब एल्वियोलाई में 104 और जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उस ब्लड में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वो तो टिश्यू के पास से आ रहा है और टिश्यू तो ऑक्सीजन ले लेता है और उसमें क्या डाल देता है, CO2। तो ब्लड क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन वाली जो सीट है उस ब्लड में खाली पड़ी है। तो अब जैसे ही एल्वियोलाई के पास आएगा तो ये देखिएगा कि एल्वियोलाई में तो प्रेशर 104 है उसी और ऑक्सीजन का, और नीचे और डीऑक्सीजन और ब्लड में कितना है 40 है, तो तुरंत 104 से कहाँ बोलेगा, सीट खाली होगी तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर पहुँचेगा। और जैसे ही ब्लड के अंदर पहुँचेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या बैठ गया, तो ब्लड के अंदर क्या बैठ गया, ऑक्सीजन। तो ब्लड क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे ही ब्लड पहुंचा तो और ये कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, दूसरा पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 95 हो गया। 104 एल्वियोलाई में था, डीऑक्सीजनेटेड का 40, जैसा ऑक्सीजन पहुंचा तो क्या बन गया, ये ऑक्सीजनेटेड, प्रेशर बढ़ गया, कितना हो गया 95। फिर जब टिश्यू पे पहुंचा वहाँ फिर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है मतलब कितना है 40 है, तो दोबारा 95 से कहाँ पहुँचेगा, ये टिश्यू में पहुंच जाएगा। ठीक है, आया समझ में। एटमॉस्फेयर टिश्यू तक कैसे पहुंचा, एटमॉस्फेयर में 159, एल्वियोलाई में 104, तो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में 104, ब्लड का 40, कौन से ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि 40 है इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड कहा जा रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। जैसे ही 104 तो ऑक्सीजन कहाँ तो घुसेगा, सीधा ब्लड में घुसेगा, घुसते ही कैसे बढ़ा देगा उसके प्रेशर को 95 कर देगा। और फिर क्योंकि ऑक्सीजन, दो बातें हैं, एक तो उसका प्रेशर बढ़ गया 95 हो गया, दूसरा उसके अंदर क्या मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा फिर ब्लड उसको कहाँ लेके जाएगा, टिश्यू के पास लेके जाएगा, जहाँ पे दूसरा एक्सचेंज होना है। वहाँ फिर देखेगा कि टिश्यू में कम, ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड में से कहाँ कूदेगा, टिश्यू में कूदेगा। और सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, डिफ्यूज़न के थ्रू। कौन सा डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू हो रही है। तो टिश्यू में क्या होगा, फिर ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, टिश्यू में, वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगा और क्या रिलीज़ होगा, CO2। इसलिए अगर देखा जाए तो टिश्यू में CO2 कितना है 45 ज़्यादा है, और ब्लड में कितना है 40, तो कहाँ भग गया CO2, ब्लड में। तो जैसे ही CO2 ब्लड में पहुँचा तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये देखो 45 हो गया ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा, एल्वियोलाई में पहुँचा। अब जब ये एल्वियोलाई के पास पहुँचा तो एल्वियोलाई के अंदर CO2 कितना 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना 45। तो फिर अब CO2 कहाँ पहुँचा, दोबारा हाई से लो, 45 से 40 एल्वियोलाई में पहुँच गया। अब एल्वियोलाई में 40, बाहर के एनवायरनमेंट में 0.3, बाप रे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तब तो CO2 बोलेगा कि मैं हाई से जाऊंगा लो, और CO2 कहाँ पहुँच गया, बाहर। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा तो वो आया बॉडी के अंदर, और एटमॉस्फेयर में CO2 कम तो CO2 बॉडी से कहाँ गया, एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया समझ में। अब इसके बाद देखो कि जो पार्शियल ऑक्सीजन है एल्वियोलाई के अंदर इज मोर 104 देन दैट ऑफ द ब्लड कैपिलरी 40, सो O2 डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी ब्लड। O2 कहाँ चला, ब्लड के अंदर। जो CO2 था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो 45 था और एल्वियोलाई में 40 था, तो CO2 कहाँ हुआ, डिफ्यूज हुआ टू एल्वियोलाई। ठीक है, आया समझ में, यही बात मैंने ऊपर बताई। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है ना CO2 की, वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले। CO2 कैसा है, ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ CO2 डैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज हायर देन ऑफ O2। तो कितना ऑक्सीजन पर यूनिट, एक मिनट में कितना ऑक्सीजन, कितना CO2 डिफ्यूज़ कर रहा है, ये ज़्यादा है कि इन रिलेशन टू ऑक्सीजन। CO2 ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करता है, कितनी तेज़ी से, 20 से 25 गुना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करता है। आ गया समझ में। अब ये डिफ्यूज़न हो कैसे रही है, कितनी मतलब कितना रास्ता ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये डिपेंड करेगा कि दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, बहुत आसान है। ठीक है, तो जो पार्ट होता है डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन का, उसके बेसिकली है 3 पार्ट। ये है आपका एल्वियोलाई। तो सबसे पहली लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, दिस इज द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये है पहली लेयर। ठीक है,
अब आते हैं दूसरी लेयर। दूसरी लेयर क्या है? दूसरी लेयर मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। देखिए एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, दिखी दिखी दिखी। और जो तीसरी लेयर है वो इन दोनों के बीच में है, उसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये है वो तीन लेयर, आया समझ में? सबसे पहली एल्वियोलर वॉल किसकी है? स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है। तीसरी लेयर जो है सबसे नीचे वाली, जो ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और इनके बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इन तीनों का जो ये है ना डिस्टेंस, थिकनेस, ये 0.5 माइक्रोन मीटर से भी कम है, 0.5 माइक्रोमीटर है सिर्फ। इट अनेबल इजी गैशियस एक्सचेंज। द सरफेस एरिया प्रेशर ऑफ द एल्वियोलाई alveoli increases the surface area of the lung, it increases the gaseous exchange। अगर हम एल्वियोलाई का प्रेशर बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया लंग में बढ़ जाएगा, तो गैसियस एक्सचेंज क्या होगा? तेजी से होगा। यही कहानी जो यहाँ पे टेबल की फॉर्म में थी, यही कहानी यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में, एनसीईआरटी में या तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम, वही सेम कहानी। देखो हवा अंदर आई, कौन सी हवा आ रही है? O2, और जा कौन रही है? CO2। O2 यहाँ पे 104 है ना, तो ब्लू का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, अभी इसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं हुआ है, तो ऑक्सीजन कहाँ घुसा? यहाँ घुसा। यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू किया जाता है? याद रखना, हर जगह आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट सिर्फ लंग की आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो नीट में बैठने वाले 90% बच्चों को नहीं पता होगा, जिसको पता होगा उसका सिलेक्शन हो रहा है, जिससे ये बात पता है। आर्टरी नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका एक्सेप्शन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो ऑक्सीजनेटेड कौन लेके जाता है लंग्स में? वेन लेके जाती है। जो लंग्स जो बाहर लेके जा रही है लंग्स से, वो है वेन। तो पल्मोनरी वेन में कौन है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ पहुँचा? राइट हार्ट में पहुँचा। ये लेफ्ट है और ये राइट है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सिस्टमिक आर्टरीज में पहुँचा। अब देखो आर्टरीज आ गया ना अपने आप, पल्मोनरी का पार्ट जैसे खत्म हुआ तो आर्टरीज आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये है हमारी टिश्यू, टिश्यू में कम है तो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। जैसे ऑक्सीजन गया तो क्या क्या खाली हो गया, तो क्या कहलाया? डीऑक्सीजनेटेड कहलाया। तो CO2 इसमें घुस गया। अब CO2 को जो है वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके गई? दोबारा हार्ट में लेके गई। फिर आर्टरियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पहुँचा? लंग्स में पहुँचा और दोबारा एक्सचेंज होना शुरू हो गया। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद क्या बचता है? सो द नेक्स्ट पार्ट इज गैशियस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया, एक्सचेंज कैसे होता है देख लिया हमने। अब ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है गैशियस का? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है और CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है? तो इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज O2 एंड CO2 फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द सिस्टमिक टिश्यू एंड वाइस वर्सा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू वेरियस टिश्यू। लंग्स से वेरियस टिश्यू तक कैसे पहुंच रहा है ऑक्सीजन? दो तरीके हैं, फिजिकल और ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो याद रखना, फिजिकल का मतलब प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा की फॉर्म में सिर्फ 3% ऑक्सीजन ट्रांस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट प्लाज्मा की फॉर्म में है? तो सिर्फ 3%। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कितना है? 97%। और प्लाज्मा की फॉर्म में कितना है? ओनली 3%। तो 97 + 3 खत्म, 100%। O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हाँ कितने मॉलिक्यूल से बाइंड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, अभी मैंने बोला दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का एडिशन। हीमोग्लोबिन हैज 4 हीम यूनिट, तो हीमोग्लोबिन में कितने हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं? 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक हीम मॉलिक्यूल से कितने ऑक्सीजन जुड़ते हैं? 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 16 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। ईच हीम मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम मॉलिक्यूल, एक हीम मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन प्रेशर, किस किस का प्रेशर? PO2 कितना है, PCO2 कितना है, H+ आयन कंसेंट्रेशन कैसी है और टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कंडीशन जो है फेवर करेगी, ठीक है।
तो ये हीमोग्लोबिन Hb4 प्लस 4O2, ठीक है। और ये कैसे बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बना, इसके लिए PO2 हाई होना चाहिए, ऑक्सीजन हाई होगा तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, CO2 लो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। लेकिन 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 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं वहीं से आपका क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना तो सोचना ही नहीं है, बस H+ देखो, क्वेश्चन डिसाइड। इन द एल्वियोलाई हाई PO2, हाई PCO, लो PCO2, less H+ ion concentration and lower temperature, this factor is favorable for oxyhemoglobin। तो क्या है दो मेन बात, ये तो ऑब्वियस है ना, तो कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होना ही चाहिए, CO2 कम होना चाहिए, बट H+ आयन भी कम होने चाहिए, टेम्परेचर भी अगर कम होगा तो हो जाएगा ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हाई PO2, लो PCO2, ठीक है, बस PO2 हाई होगा, बाकी सब लो। मैंने ऐसे याद किया था कि PO2 हाई, बाकी सब लो, बाकी सब लो, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। अब आओ, अब जैसे टिश्यू में पहुंचा, तो टिश्यू में क्या है, PO2 लो है, ठीक है, CO2 हाई है, H+ आयन हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, तो SbO2 मतलब जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगा ये क्या होगा, टूटेगा। जब कंडीशंस इसके ऑपोजिट थी तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना था, और यहाँ पर ये टूट के क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जिस ऑक्सीजन को फिर क्या होगा, टिश्यू के सेल्स यूज करेंगी अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए। फिर कहता है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, 5 ml ऑफ O2 को डिलीवर करता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट 5 ml ऑफ CO2, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ CO2, ठीक है। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना कब, जब हाई PO2, लो PCO2, S+ लोअर टेम्परेचर। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटा कब, और ऑक्सीजन कब उससे छूट निकला, लो PO2, हाई PCO2, हाई टेम्परेचर एंड हाई H+ कंसेंट्रेशन। अब जो डिसोसिएशन कर्व है, इसे कहा जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सबसे पहली बात कर्व कैसा दिखता है, सिग्मोइड दिखता है, ठीक है। ये क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, H+ कंसेंट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये है इसका ग्राफ। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। CO2 का ट्रांसपोर्ट, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग। टिश्यू से लंग में जाएगा तभी तो लंग से बाहर जाएगा ना। तो जो टिश्यू है वहाँ पे क्या था, PCO2 हाई था, O2 लो था, ठीक है, और लंग्स में PCO2 लो था एंड O2 हाई था। दिस फेवर CO2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू एंड इट अकर्स थ्रू 3 तरीके। याद करो, ऑक्सीहीमोग्लोबिन 2 फॉर्म में था, फिजिकल फॉर्म में और ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में 3%, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97%। लेकिन जो CO2 है इसका अलग है थोड़ा सिस्टम। ये एस कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में 7% CO2 जाता है, किस फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ता है तो क्या कहलाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। याद करो, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब CO2 जुड़ता है तो क्या कहलाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। उसके फॉर्म में 20 से 25% जाता है, और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में 70% जाता है। ये 3 तरीके से जाता है। तो कैसे याद रखना है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा 70% बाइकार्बोनेट्स, फिर उससे कम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत बोल देना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और वो जो है फैटल होता है, उससे डेथ हो सकती है उस कंडीशंस में। इसे कहता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और सबसे कम 7% किस फॉर्म में जाता है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जाता है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन बाइंड, जब CO2 बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और एल्वियोलाई में जो CO2 होता है डिसोशिएट हो जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से और बाहर निकल जाता है एल्वियोलाई से, फिर एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसके बाद CO2 transported by this method, RBC contain are enzymes, carbonic anhydrase slightly present in plasma too। अब देखो होता क्या है, एट टिश्यू लेवल, टिश्यू जो है उसमें CO2 रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो CO2 निकल रहा है और पानी निकल रहा है। जैसे पानी निकलता है तो उसमें एक एंजाइम काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये बाइकार्बोनेट आयन बनाता है H2CO3। अब H2CO3 के फॉर्म में जो है ये कहाँ पहुँचता है, एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई में जो है दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस पे काम करता है और ये टूटता है HCO- और H+ में। तो H+ से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो इन एल्वियोलाई द अबव रिएक्शन प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और CO2 जो है दोबारा निकल जाता है बाहर।
टिश्यू के लेवल पे ये बन गया आयन की फॉर्म में, फिर कहाँ पहुंचा, एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई में दोबारा ये काम हुआ, ये टूटा टूटा टूटा, CO2 अलग हुआ और भग गया। तो एक तरह से इस पूरी प्रोसेस में CO2 बैठा है ना, ये चीज़ें जो कैसे कैरियर काम कर रही है कि आपको बस में बिठाएंगे और फिर आपको वहाँ ले जाके उतार देंगे। याद करो, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ O2, बट एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 4 ml ऑफ CO2। तो ऑक्सीजन 5 ml, CO2 ओनली 4 ml। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखो जल्दी से, और उसके बाद हम करेंगे लास्ट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो रेगुलेशन में देखते हैं, सबसे पहले रेगुलेशन होता कहाँ से, ब्रेन से। ब्रेन में कौन सा सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर है 3, कौन कौन से, एक है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है, कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो रेस्पिरेटरी रिदम को कब इंस्पिरेशन होगा कब एक्सपायरेशन होगा कंट्रोल करता है। फिर है नीमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ पे, पी से नीमो, पी से पोन्स, याद रखना नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ से प्रेजेंट है, पोन्स पे प्रेजेंट है। ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे कौन चेक करता है, नीमोटैक्सिक सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या क्या चेक करता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, कहाँ पे है, मेडुला में, उसको कौन चेक कर रहा है, नीमोटैक्सिक सेंटर, वो कहाँ पर है, पोन्स में। इम्पल्स फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। उसके अलावा कीमोसेंसिटिव एरियाज है कहाँ पे, बॉडीज़ में, जो चेक करते रहते हैं कि कंसनट्रेशन के बेसिस पे, कंसनट्रेशन ऑफ CO2 और H+, और जैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, विच इन टर्न रिदम सिग्नल करते हैं किसको, रिदम सेंटर को, रिपोर्ट आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी एंड रिकॉग्नाइज चेंज इन द CO2 एंड H+ कंसनट्रेशन के चेंज को चेक करते हैं कौन, कीमोसेंसिटिव एरिया, एंड सेंड सिग्नल टू द रिदम सेंटर, और रिदम सेंटर को सिग्नल देते हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, ऑक्सीजन की रेगुलेटरी रोल को एक्टिवेट करो और इसको नॉर्मल करो। अब डिसऑर्डर देखते हैं, बेसिकली 3 बीमारियां हम लोग को देखनी है। फर्स्ट इज एजमा, अस्थमा नहीं एजमा। एजमा क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग, सांस लेने में अभी जैसे मेरी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीजिंग हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे को खांसी जुकाम हो रखा है, ठीक है, जब आवाज़ आती है ना वीजिंग, जैसे कुछ फंस रहा है टाइप की, दिस इज कॉल्ड वीजिंग। तो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, ब्रोंकाई और जो ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाइल एंड इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, अस्थमा। वर्ड्स ध्यान रखना, अगर इन्फेक्शन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में है तो होगा अस्थमा, और एम्फाइसीमा में क्या होगा, इसमें जो एल्वियोलर वॉल होगी, जो एल्वियोलाई था, ऐसा स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर बन रहा था ना, जब एल्वियोलर वॉल्स में हो जाएगा डैमेज तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इससे क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसीमा होता है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज डिसऑर्डर, ORDs। ऑक्यूपेशनल, कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे डस्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी का, वो इतना कॉपरेट नहीं कर पाता है सिचुएशन के साथ। तो लॉन्ग एक्सपोजर, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा एंड रिजल्ट इन लंग डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो 3 बीमारियाँ कौन सी, अस्थमा, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की दिक्कत, एम्फाइसीमा ए, ठीक है, एम्फाइसीमा एल्वियोलाई की दिक्कत, और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है। तो बेसिकली हमने सब कुछ कवर कर लिया इस चैप्टर का सिर्फ 50 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो जो है मैं आज पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद जो है मैं इस वीडियो का जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं NCERT में मार्क करके मैं उन्हें भी पोस्ट कर दूंगा, मैं इसको उस वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा। अगला जो चैप्टर हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस क्लास की इस वीक के एंड तक, संडे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, या फिर तरीके में कुछ चेंज करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।